क्लार्क ने। तो यहाँ पर आपको बताना है कि बाजार का जो नियम है वो किसने प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पर 4 नंबर पर जो ऑप्शन है जीवी क्लार्क ने, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर रॉन्ग ऑप्शन। इसके बाद 3rd नंबर पर जो ऑप्शन है AC पीगू ने, 2nd नंबर पर है JB से ने एंड 1st नंबर पर है JM कीन्स ने। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा JB से ने। याद रखना कि बाजार का नियम JB से ने प्रस्तुत किया। किसने किया? JB से ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये गाइस कई बार प्रश्न पूछा गया कि व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है। ठीक है, तो क्या है मुख्य कार्य? पहले यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए। मुद्रा का निर्गमन करना, साख सृजन, या फिर मुद्रा पूर्ति का नियंत्रण, या फिर विमुद्रीकरण। आपको यहाँ पर बताना है कि जो व्यावसायिक बैंक है इसका मुख्य कार्य क्या है। तो 4 नंबर पर जो ऑप्शन है ये रॉन्ग है। 3rd नंबर पर जो ऑप्शन है मुद्रा पूर्ति का नियंत्रण, तो ये व्यावसायिक बैंक का मुख्य कार्य नहीं है। 1st नंबर पर आपको ऑप्शन मिला है कि मुद्रा का निर्गमन। तो यहाँ पर पूछा गया कि व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है। तो मुख्य कार्य आपको बताना है, ये भी इसका मुख्य कार्य नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा? 2nd नंबर पर साख सृजन। व्यावसायिक बैंक का मुख्य कार्य साख सृजन करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, और ये कई बार बोर्ड एग्जाम में आज किया गया है। तो भारत में राष्ट्रीय आय, जो राष्ट्रीय पूरी आय, उसका आकलन हम किसके द्वारा करते हैं? वित्त मंत्रालय द्वारा, या फिर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, या फिर राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन द्वारा, या फिर केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा। तो किसके द्वारा करते हैं ये आपको बताना है। तो भारत में राष्ट्रीय आय का जो आकलन है वो हम किसके द्वारा करेंगे, यहाँ पर गैस करके बताइएगा इस कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर दिया गया है 4 नंबर पर, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है उसको देख लीजिए। तो नेक्स्ट है कि प्रभावी मांग की संकल्पना किसने दी। क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, और ये भी आपको देख लेना कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो प्रभावी मांग की संकल्पना किसने दी? एडम स्मिथ ने, या फिर मार्शल ने, JB से ने, या फिर कीन्स ने। बाजार का नियम किसने प्रस्तुत किया? अभी आप देख चुके हो, JB से ने। यहाँ पर पूछा गया कि प्रभावी मांग की संकल्पना किसने दी है। तो यहाँ पर बताइएगा इस कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर दिया गया है 4, कीन्स। तो प्रभावी मांग की संकल्पना कीन्स ने दी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। आपको बताना है कि जो प्राथमिक क्षेत्र है उसमें क्या सम्मिलित है, कृषि, मत्स्य, खनन, या फिर ये सभी। कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है कि प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। प्राथमिक क्षेत्र में क्या सम्मिलित है, एक बार दोबारा से ऑप्शन देखिए। फर्स्ट ऑप्शन है कृषि, 2nd ऑप्शन है मत्स्य। इसके बाद यहाँ पर आपको 3rd ऑप्शन में मिला है खनन, और यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो कौन सा दिया गया है, ये सभी। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ये सभी, यानी प्राथमिक क्षेत्र में कृषि भी सम्मिलित है, मत्स्य भी है, खनन भी है, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, तो 4 नंबर पर जो ऑप्शन है ये सभी, यही होगा आपका राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है उसको देख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि अल्पकाल में उत्पादन के कितने साधन स्थिर होते हैं। तो कितने साधन स्थिर होते हैं, पहला यहाँ पर जो ऑप्शन है दिया गया कोई भी नहीं, दूसरा है कि सभी, और तीसरा ऑप्शन है कम से कम एक।
इसके बाद यहाँ पर 4 नंबर पर आपको ऑप्शन मिला है अनिश्चित। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा कि अल्पकाल में उत्पादन के कितने साधन स्थिर होते हैं। अनिश्चित जो ऑप्शन है रॉन्ग ऑप्शन है। पहला जो ऑप्शन है कोई भी नहीं, ये भी रॉन्ग है। सेकंड जो ऑप्शन है सभी, ये भी आपका रॉन्ग है। राइट ऑप्शन हो जाएगा कम से कम एक। ध्यान रखना, अल्पकाल में उत्पादन के कितने साधन स्थिर होते हैं, कम से कम एक। अब इसके बाद आपके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आपके दिए जाएंगे वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है पूरी बुक से, वो यहाँ पर आप देख चुके हो। इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, उनके साथ में आंसर भी आपको मिलेंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ पर आपका दिया गया है। क्वेश्चन क्या है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए। हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक क्रियाओं का अर्थ लिखिए। चलिए इसका आंसर देख लीजिए। तो जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको देखती है, ठीक है। तो आर्थिक क्रियाओं का अर्थ क्या है, आप लिखोगे कि वे सभी क्रियाएं जो धन प्राप्त करने के लिए की जाती हैं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। वे सभी क्रियाएं जो हम धन को प्राप्त करने के लिए करते हैं वो सारी आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। इसके बाद जो आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए जाते हैं उसमें देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है मध्यवर्ती वस्तुएं क्या है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। जो आपके अतिलक उत्तरीय प्रश्न आते हैं उनको पहले देख लीजिए। तो मध्यवर्ती वस्तुएं क्या है, आप लिखोगे कि वे वस्तुएं जिनका उपयोग किन्हीं वस्तुओं के उत्पादन के लिए किया जाता है, ठीक है, वही आपकी मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती हैं। तो वे वस्तुएं जिनका उपयोग किन्हीं वस्तुओं के प्रोडक्शन के लिए किया जाता है उन्हें ही हम मध्यवर्ती वस्तुएं कहते हैं। तो मध्यवर्ती वस्तुएं क्या है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अवसर लागत को परिभाषित कीजिए। तो अवसर लागत क्या है, आंसर देखिए। आप लिखोगे कि किसी वस्तु की अवसर लागत दूसरी वस्तु की वह मात्रा है जिसका इस वस्तु के उत्पादन के कारण त्याग किया जाता है, वही आपकी कहलाती है अवसर लागत। तो किस तरह से लिखोगे, किसी वस्तु की अवसर लागत दूसरी वस्तु की वह मात्रा है जिसका इस वस्तु के उत्पादन के कारण, यानी इस वस्तु का जो प्रोडक्शन हुआ है उसके कारण त्याग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि घाटा बजट क्या होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपका। तो घाटा बजट क्या है, आप लिखोगे कि बजट घाटे से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें सरकार का बजट व्यय सरकार की बजट प्राप्तियों से अधिक होता है। यह कुल व्यय आय का अंतर है। समझ आ गया। बजट घाटा बजट क्या है, बजट घाटे से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें सरकार का बजट व्यय यानी खर्च सरकार की बजट प्राप्तियों से अधिक होता है। यह कुल व्यय का अंतर है, यानी कुल खर्च का अंतर है। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखिए। तो नेक्स्ट है कि सार्वजनिक वस्तु क्या है। ये भी आपका पूछा जाता है। मध्यवर्ती वस्तुएं, सार्वजनिक वस्तु, निजी वस्तु, इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। तो सार्वजनिक वस्तु में आप लिखो कि सार्वजनिक वस्तु वह है जिसका लाभ ऐसे उपभोक्ताओं को भी मिल जाता है जो इसके लिए स्वेच्छा से भुगतान नहीं कर सकते या फिर नहीं करते। याद हो गया सार्वजनिक वस्तु क्या है। आप लिखोगे कि सार्वजनिक वस्तु वह है जिसका लाभ ऐसे उपभोक्ताओं को भी मिल जाता है जो इसके लिए स्वेच्छा से भुगतान नहीं करते। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि समग्र मांग से आप क्या समझते हैं। तो देख लीजिए समग्र मांग क्या है। इसका आंसर आप लिखोगे कि समग्र मांग उस कुल व्यय को बताती है, उस कुल खर्च को बताती है जिसे एक देश के निवासी आय के दिए हुए स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के व्यय करने को तैयार हैं, ठीक है। किस तरह से लिखोगे कि समग्र मांग
उस कुल व्यय को बताती है जिसे एक देश के निवासी आय के दिए हुए स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के व्यय करने को तैयार है, वही कहलाएगी आपकी समग्र मांग। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्या है उसको देख लीजिए। तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया गया है कि मुद्रा के 3 प्रमुख कार्य लिखिए। तो मुद्रा के 3 प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। मुद्रा क्या है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लिखोगे मुद्रा की गौण अथवा सहायक कार्य बताइए। तो ये है स्थगित भुगतान का मान, फर्स्ट आपका हो जाएगा। सेकंड है मूल्य का संचय एंड अगला हो जाएगा मूल्य का हस्तांतरण। तो मुद्रा के 3 कार्य क्या हैं? स्थगित भुगतान का मान, मूल्य का संचय, मूल्य का हस्तांतरण। ठीक है, ये आपके हो जाएंगे मुद्रा के 3 प्रमुख कार्य लिखिए। तो इसका आंसर आप इस तरह से लिख कर आओगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है उसको देख लीजिए। तो नेक्स्ट है कि वस्तु विनिमय को परिभाषित कीजिए। तो वस्तु विनिमय क्या है? आप लिखोगे कि एस.आई. थॉमस के शब्दों में इन्होंने कहा है कि एक वस्तु का दूसरी वस्तु से प्रत्यक्ष विनिमय वस्तु विनिमय कहलाता है। यानी एक वस्तु आपने दी, उसके बदले में दूसरी वस्तु आपने ले ली जिसकी आपको ज़रूरत है, तो वही कहलाएगा प्रत्यक्ष रूप से आपने अदला बदली कर ली, तो उसी को हम कहेंगे वस्तु विनिमय। ठीक है, तो किताबी भाषा में आप लिखोगे कि एक वस्तु का दूसरी वस्तु से प्रत्यक्ष विनिमय वस्तु विनिमय कहलाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि कीमत रेखा किसे कहते हैं? प्राइस लाइन क्या है? क्वेश्चन कई बार ये पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। आप मॉडल पेपर देखना, बोर्ड का पेपर उठाकर देखना, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। कीमत रेखा क्या है? तो आप लिखोगे कि कीमत रेखा वह रेखा है जो एक्स अक्ष के समांतर एक निश्चित कीमत के लिए खींची जाती है। यह फर्म के मांग वक्र को प्रदर्शित करती है। यह बाजार कीमत तथा फर्म के उत्पाद के संबंध को दर्शाती है। सभी फर्मों को इस रेखा का सामना करना पड़ता है। इसके बाद आपको ब्रैकेट बनाकर नीचे लिखना है कि कीमत रेखा यानी प्राइस लाइन बराबर AR बराबर MR बराबर प्राइस। तो कीमत रेखा हम किसे कहते हैं? इस तरह से आप लिखोगे। सभी फर्मों को इस रेखा का सामना करना पड़ता है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है? एक लाइन छोड़नी है और फिर ब्लैक पेन से आपको लिखना है कि कीमत रेखा पर AR बराबर MR बराबर प्राइस, और ये आपको वहाँ पर ब्रैकेट में बंद कर देना है। ठीक है, इस तरह से कीमत रेखा क्या है इसका आंसर आप लिख कर आओगे। क्वेश्चन पूछा गया है अतलग उत्तरीय प्रश्न में, तो सही ढंग से इस क्वेश्चन के आंसर को आपको तैयार कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ और भी आपके क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम में आज किए जाते हैं। चलिए उन प्रश्नों पर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो कीमत रेखा क्या है इसको आपने देख लिया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि अल्पकालीन उत्पादन फलन से क्या आशय है? ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो अल्पकालीन उत्पादन फलन क्या है? आप लिखोगे कि जब उत्पादन के कुछ साधनों की मात्रा को स्थिर रखते हुए अन्य परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में वृद्धि की जाती है तो उसे अल्पकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। क्या लिखोगे कि जब उत्पादन के कुछ साधनों की मात्रा को स्थिर रखते हुए अन्य परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में वृद्धि की जाती है तो उसे ही हम अल्पकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है। और गाइस इसी के साथ राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा में क्या संबंध है ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो वो आपका जो आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए जाते हैं उसमें क्वेश्चन आज किया जाता है, तो वो हम देख लेंगे आगे। ठीक है, इसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में नेक्स्ट आप तैयार करोगे मांग का नियम क्या है। तो मांग का नियम क्या है? बहुत ही ईजी है। यहाँ पर देख लीजिए कि वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने से
उसकी मांग कम हो जाती है, यानी चीज़ें जब ज़्यादा महंगी होती हैं तो उसकी मांग कैसे हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। और उस वस्तु के मूल्य में कमी होने पर, यानी जब चीज़ें सस्ती होती हैं तो चीज़ें हम ज़्यादा खरीदते हैं, तो वही बताएगा कि उस वस्तु के मूल्य में कमी होने पर वस्तु की जो मांग है वो बढ़ जाएगी, तो वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है, यही आपका मांग का नियम है। यानी जब आपकी चीज़ें महंगी होगी तो आप कम खरीदोगे, और जब चीज़ें ज़्यादा सस्ती होती है तो उसकी जो मांग है वो बढ़ जाती है, यानी चीज़ें हम ज़्यादा खरीदते हैं, यही कहलाता है मांग का नियम। और किताबी भाषा में आप लिखोगे कि वस्तु के मूल्य में वृद्धि से उसकी मांग कम हो जाती है, और वस्तु की मूल्य में कमी होने पर वस्तु की जो मांग है उसमें क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, यही मांग का नियम है। एंड इसके बाद गाइस यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप ये तैयार करोगे कि कॉब डगलस उत्पादन फलन लिखिए। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो याद कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये कि राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद गाइस जो आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि बाजार से क्या आशय है। अब ये जो क्वेश्चन है कि बाजार से क्या आशय है, ये आप यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए, ठीक है। आपको बताना है कि जो छोटा अर्थशास्त्र है जिसको हम कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, तो उसकी एक व्यवस्थित परिभाषा क्या होगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या हो जाएगा। आप इसकी परिभाषा को इस तरह से लिखोगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था की विशिष्ट आर्थिक इकाइयों तथा व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है। इसके अंतर्गत एक फर्म, एक उद्योग, एक वस्तु अथवा एक आर्थिक कारक का अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ पर समझिए कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र, जिसके अंतर्गत जैसे एक व्यक्ति की आय है तो उसका अध्ययन करेंगे, एक उद्योग, एक फर्म यानी जैसे कंपनी वगैरह, उसका, इन सभी का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। अब इसके बाद ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। तो समष्टि अर्थशास्त्र मतलब विशाल अर्थशास्त्र, हम बोल सकते हैं बड़ा अर्थशास्त्र। तो उसके अंतर्गत हम पूरे राष्ट्र की आय का अध्ययन करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो होता है बड़ा अर्थशास्त्र और ये होता है छोटा अर्थशास्त्र, सूक्ष्म अर्थशास्त्र। तो आपको समझ आ गया होगा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। इसकी आप परिभाषा लिखोगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था की विशिष्ट आर्थिक इकाइयों तथा व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा, जैसे एक फर्म, एक उद्योग, एक वस्तु या फिर एक व्यक्ति की आय, यानी इस तरह से आप बोल सकते हो कि व्यक्तिगत आय का अध्ययन हम करेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत, ठीक है। इस तरह से आप इसकी परिभाषा को लिख कर आओगे, क्लियर। या फिर गाइस जैसे आपको सिर्फ एक लाइन में समझना है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था का सूक्ष्मतम अध्ययन है। ये परिभाषा किसने दी है, मॉरिस डॉब ने। तो इन्होंने कहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था का सूक्ष्मतम अध्ययन है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप कौन सा तैयार करोगे उसको देखते हैं। तो पहले हम यहाँ पर जो आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए जाते हैं उनको देखेंगे, उसके बाद जो आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उनको देखेंगे, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको देखेंगे। तो पहले यहाँ पर देख लीजिए कि अतलग उत्तरीय प्रश्न में ऐसे कौन कौन से आपके क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम में आज किए जा सकते हैं इस बार के बोर्ड एग्जाम में। तो उन सभी प्रश्नों को पहले यहाँ पर हम देखेंगे, तो वीडियो आप एंड तक देखिए। अब इसके बाद यहाँ पर गाइस अगला क्वेश्चन आपको ये तैयार कर लेना है कि मध्यवर्ती वस्तुओं का अर्थ समझाइए, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो मध्यवर्ती वस्तु क्या है, आप लिखोगे, आप इस तरह से लिखोगे, मध्यवर्ती वस्तु यहाँ पर पूछा है, आप लिखोगे वे वस्तु, या फिर इस तरह से भी आप लिख सकते हो कि अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन में उत्पादक द्वारा प्रयोग किए जाने वाला कच्चा माल जैसे बिजली, ईंधन आदि को हम मध्यवर्ती वस्तुएं कहते हैं, ठीक है। मध्यवर्ती वस्तुएं क्या हो जाएंगी, आप लिखोगे अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन में उत्पादक द्वारा प्रयोग किए जाने वाला कच्चा माल जैसे बिजली, ईंधन, ये सब क्या कहलाएंगी, मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती हैं।
इसी के साथ ये क्वेश्चन भी आपको तैयार कर लेना है कि मांग का नियम क्या है। ठीक है, तो मांग का नियम क्या है, आप लिखोगे कि वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने से उसकी मांग कम हो जाती है और उस वस्तु के मूल्य में कमी होने पर वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है, यही मांग का नियम है। और ये क्वेश्चन आप कई बार देख चुके हो। मांग का नियम क्या है, इम्पोर्टेंट भी है, तो अच्छे से आप यहाँ पर समझ लीजिए। देखिए, जब चीज़ें महंगी होती हैं तो हम कम खरीदते हैं और जब चीज़ें सस्ती हो जाएंगी तो आप ज़्यादा खरीदोगे। तो यही आपका मांग का नियम हो जाता है। जब वस्तु के मूल्य में वृद्धि होगी यानी चीज़ें महंगी होंगी तो उसकी मांग कैसे हो जाएगी, कम हो जाएगी, चीज़ें हम कम लेंगे। और उस वस्तु के मूल्य में कमी होगी यानी मूल्य जब पैसे कम होंगे, ठीक है, चीज़ें सस्ती मिलेंगी तो कमी होगी पर वस्तु की मांग में वृद्धि होगी। जब चीज़ें कम में मिलेंगी तो मांग में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और जब मूल्य में वृद्धि होगी तो मांग में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। यही आपका मांग का नियम कहलाता है। ठीक है, ये आप आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मध्यवर्ती वस्तुएं क्या है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा और व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है ये भी आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप कौन सा तैयार करोगे उसको देख लीजिए। अब गाइस इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये तैयार कर लेना है कि विदेशी विनिमय दर का अर्थ लिखिए या फिर विदेशी विनिमय दर क्या है समझाइए। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इम्पोर्टेंट है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर देख लीजिए विदेशी विनिमय दर क्या है, इसका अर्थ क्या होगा। आप लिखोगे कि विदेशी भुगतानों को निपटाते समय विदेशी विनिमय दर की आवश्यकता होती है। विदेशी विनिमय दर दो देशों की मुद्राओं का विनिमय अनुपात होती है। दूसरे शब्दों में जिस दर पर एक देश की चलन मुद्रा दूसरे देश की चलन मुद्रा में बदल जाती है उसे ही हम विदेशी विनिमय दर कहते हैं। अब इसको आप दोबारा से समझिए, विदेशी विनिमय दर क्या हो जाएगी, विदेशी भुगतानों को निपटाते समय विदेशी विनिमय दर की आवश्यकता होती है। ठीक है, और विदेशी विनिमय दर दो देशों की मुद्राओं का विनिमय अनुपात है। दूसरे शब्दों में देखिए, जिस दर पर एक देश की चलन मुद्रा दूसरे देश की चलन मुद्रा में बदल जाती है उसे ही हम विदेशी विनिमय दर कहते हैं। ठीक है, इतना ही आप याद रखिए कि जिस दर पर एक देश की चलन मुद्रा दूसरे देश की चलन मुद्रा में बदल जाती है उसी को हम विदेशी विनिमय दर कहते हैं। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन कौन सा आप तैयार करोगे उसको देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये तैयार कर लेना है कि राजस्व घाटा क्या है। ठीक है, तो राजस्व घाटा क्या है, आप लिखोगे कि राजस्व व्यय और राजस्व आय के अंतर को हम राजस्व घाटा कहते हैं। राजस्व घाटा क्या है, आप लिखोगे कि राजस्व व्यय और राजस्व आय के अंतर को ही राजस्व घाटा कहा जाता है। इसी के साथ साथ क्वेश्चन आपका ये भी पूछ लिया जाता है कि परोक्ष कर किसे कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है तो इसको आप लिख लीजिए इस क्वेश्चन को कि परोक्ष कर किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जब कर भुगतान में कर भार तथा कर दायित्व तो अलग अलग व्यक्तियों पर पड़ता है तो उसे हम अप्रत्यक्ष या फिर आप बोल सकते हो परोक्ष कर कहा जाता है, जैसे वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है। तो राजस्व घाटा क्या है, आप यहाँ पर समझ गए कि राजस्व व्यय और राजस्व आय के अंतर को ही हम राजस्व घाटा कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको कौन सा तैयार करना है उसको देख लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर देखिएगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये तैयार कर लेना है कि वस्तु विनिमय के कोई 3 दोष लिखिए। क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, कई बार ये पूछा भी गया है। ठीक है, वस्तु विनिमय के कोई 3 दोष लिखिए। तो पहले तो आप लिखोगे कि वस्तु विनिमय के 3 दोष निम्नलिखित हैं, कौन कौन से। पहला यहाँ पर हो जाएगा कि दोहरे संयोग का अभाव। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ पर नेक्स्ट हो जाएगा वस्तु विनिमय का अभाव। इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट हो जाएगा भावी भुगतान में कठिनाई। अब यहाँ पर समझ देखिए कि वस्तु विनिमय के कोई 3 दोष लिखिए, याद कर लीजिए। पहला आपका हो जाएगा दोहरे संयोग का अभाव, दूसरा हो जाएगा वस्तु विनिमय का अभाव, तीसरा हो जाएगा भावी भुगतान में कठिनाई।
इसी के साथ साथ क्वेश्चन आपको गाइस ये भी तैयार कर लेना है कि भारतीय रिजर्व बैंक के कोई 3 प्रतिबंधित कार्य लिखिए। ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के कोई 3 प्रतिबंधित कार्य, ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, आपको खुद से लिख लेना है। ठीक है, इसका आंसर अगर आपको नहीं मिलता तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो वस्तु विनिमय के कोई 3 दोष। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन आपको तैयार करना है नेक्स्ट, उसको देख लेते हैं। इसके बाद आप अगला क्वेश्चन ये तैयार कर लेंगे कि वस्तु विनिमय को परिभाषित कीजिए। वस्तु विनिमय के 3 दोष आप लिख चुके हो, वस्तु विनिमय को परिभाषित कीजिए। तो आप इसकी परिभाषा लिखोगे कि एक वस्तु का दूसरी वस्तु से प्रत्यक्ष विनिमय ही वस्तु विनिमय कहलाता है। एक वस्तु का दूसरी वस्तु से प्रत्यक्ष मतलब एक वस्तु आपने दी और दूसरी वस्तु ली, अदला बदली कर ली, उसी को हम कहेंगे वस्तु विनिमय। इस तरह से आप समझ लीजिए। ठीक है, तो वस्तु विनिमय को परिभाषित कीजिए, क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, और वस्तु विनिमय के कोई 3 दोष, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप कौन सा तैयार करोगे उसको देखते हैं। अब इसके बाद गाइस आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ये तैयार कर लेना है कि पूर्ण प्रतियोगिता से क्या आशय है। ठीक है, तो पूर्ण प्रतियोगिता क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता से क्या आशय है उसको देख लीजिए। तो इसका आंसर आप लिखोगे कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले क्रेताओं व विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है। उन्हें बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है, वस्तु समरूप होती है, उद्योग में फर्मों का प्रवेश व बहिर्गमन स्वतंत्र होता है और इसलिए वस्तु का एक ही मूल्य प्रचलित होता है। तो इसको आप दोबारा से समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या है कि पूर्ण प्रतियोगिता से क्या आशय, आप लिखोगे कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले क्रेताओं व विक्रेताओं यानी बेचने और खरीदने की संख्या बहुत अधिक होती है। बेचने वालों की और खरीदने वालों की संख्या बहुत अधिक होती है। उन्हें बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है, वस्तु समरूप होती है, उद्योग में फर्मों का प्रवेश व बहिर्गमन स्वतंत्र होता है और इसलिए वस्तु का एक ही मूल्य प्रचलित होता है। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ साथ क्वेश्चन ये भी आपको तैयार कर लेना है कि कीमत रेखा प्राइस लाइन क्या है। कई बार इस क्वेश्चन का आंसर आप देख चुके हो, तो अगर आपको ये क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, लिख लीजिए, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो पूर्ण प्रतियोगिता से क्या आशय है इसको तैयार करेंगे। कीमत रेखा किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन को भी आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आप कौन सा तैयार करोगे उसको देखते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये तैयार कर लेना है कि स्थिर लागत से आप क्या समझते हैं। यही क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि उत्पादन की स्थिर लागत से क्या तात्पर्य होता है। ठीक है, तो स्थिर लागत क्या है, आप लिखोगे कि स्थिर लागत वह लागत है जिसकी कुल राशि अल्पकाल में उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने पर भी पूर्णतः अपरिवर्तित रहती है। अब इसको एक बार आप दोबारा से देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है कि उत्पादन की स्थिर लागत से क्या तात्पर्य है, तो आप लिखोगे कि स्थिर लागत वह लागत है जिसकी कुल राशि अल्पकाल में उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने पर भी पूर्णतः अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, और इसी के साथ साथ क्वेश्चन आपको ये भी तैयार कर लेना है कि स्थिर लागत एवं परिवर्ती लागत में भेद कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको नोट कर लेना है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कौन सा तैयार करना है उसको देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए गाइस, अगला क्वेश्चन आप ये तैयार कर लेंगे, किसी वस्तु की पूर्ति का अर्थ लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, किसी वस्तु की पूर्ति का अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लिखोगे कि किसी वस्तु की पूर्ति से तात्पर्य वस्तु की उस मात्रा से है जिसको उत्पादक या विक्रेता एक निश्चित अवधि के दौरान एक निश्चित कीमत पर बेचने योग्य या बेचने के इच्छुक है। ठीक है, तो किसी वस्तु की पूर्ति का अर्थ आप किस तरह से लिखोगे, एक बार दोबारा से देखिए। आप लिखोगे कि किसी वस्तु की पूर्ति से तात्पर्य वस्तु की उस मात्रा से है
जिसको उत्पादक या विक्रेता यानी बेचने वाला एक निश्चित अवधि के दौरान एक निश्चित कीमत पर बेचने योग्य या बेचने के लिए इच्छुक है। ठीक है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। अब इसी के साथ साथ आपको वहाँ पर क्वेश्चन ये भी तैयार कर लेना है कि सीमांत उपयोगिता क्या है या फिर सीमांत उपयोगिता से क्या आशय है। ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो देखिए पूरी बुक से यहाँ पर आप देख चुके हो कि जो आपके अतलग उत्तरीय प्रश्न हैं वो कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं। तो उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर आपने देख लिया। इसके बाद जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हैं वो कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं, ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं पूरी बुक में लघु उत्तरीय प्रश्न में जो इस बार के बोर्ड एग्जाम में आज किए जाएंगे, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे गाइस नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पर आपने देख लिया है कि अतलग उत्तरीय प्रश्न कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा गाइस। अगर सच में आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों में एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार गाइस आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे।